हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इन 12th बिजनेस क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7.4 जो चैप्टर है हमारा लीडरशिप, नेतृत्व जो है इसकी कॉन्सेप्ट और इसका स्टाइल भी। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टूल किट में क्या दे रखा है, ये किथ डेविस के विचार हैं भाई। इन्होंने कहा कि लीडरशिप ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल इनटू द रियलिटी हुई, कि जो लीडरशिप है ना, नेतृत्व है ना, वो क्या करता है, पोटेंशियल होती है संभावना या क्षमता हुई। तो संभावना या क्षमता को किसमें बदलता है, वास्तविकता में बदलती है भी लीडरशिप। तो जो नेतृत्व है ना, जो किसी को हम लीड करते हैं, वो क्या है भाई, वो जो संभावना है, जो अक्षमता है, उसको वास्तविकता में बदल देती है। अब देखिए यहाँ पे इसकी मीनिंग और इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेटेड, एक अनुमान के अनुसार, एम्प्लॉय यूज ओनली 60% ऑफ देयर कैपेसिटी, मतलब जो कर्मचारी है वो अपनी क्षमता का केवल 60%, मतलब केवल 60% ही यूज करता है भाई, प्रयोग करता है। हाउएवर इट इज़ एसेंशियल टू यूटिलाइज द रिमेनिंग 40% ऑफ देयर कैपेसिटी फॉर द ईजी अटेनमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेज। इसलिए ये इसेंशियल होता है, आवश्यक है भाई, यूटिलाइज करना, उसका उपयोग करना। जो बाकी शेष बच गए ना 40%, मतलब 100% होती है, उसमें से 60% तो अपने आप यूज कर लेता है भाई, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, 40% भाई। अब उसको भी हमने यूज में लाना है, तो उसको यूज में लाना क्यों, क्योंकि जो उपक्रम है हमारा, इंटरप्राइजेज है, उसको जो पहले से निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना क्या हो जाए अभी, आसान हो जाए। तो कर्मचारी जब 100% क्षमता से कार्य करेंगे तो क्या होगा भाई, हम अपने जो उपक्रम है, अपना जो संगठन है, उसके उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर इंस्पायर्ड टू वर्क विद रेगुलर डेडिकेशन एंड फुल एंथुसिज्म भाई। ये केवल तभी संभव है जब कार्य के प्रति उनको प्रेरित किया जाए और उनमें ग्रेट डेडिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा जो है समर्पण की भावना हो भाई, और पूरे मन लगा के, पूरी लगन से क्या करें, वो कार्य करें भाई। Such inspiration, our guidance can be given by an executive who is not only a efficient manager but is a good leader also। तो ये जो इंस्पिरेशन का काम और जो मार्गदर्शन का काम है, ये दिया जाना चाहिए किसके द्वारा भाई, एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जो ना केवल एक कुशल मैनेजर हो बल्कि एक अच्छा लीडर भी हो भाई। तो एक अच्छा लीडर होना भी जरूरी है, वही उनको इंस्पायर कर सकता है, वही उनको मोटिवेट कर सकता है, वही कर्मचारियों को गाइड कर सकता है। A leader is an individual who exercise his influence on all the persons in group in such manner as they make them work with complete enthusiasm and confidence and to their fullest capacity of the attainment of the objective of the enterprises भी। तो यहाँ पे कहा गया कि एक लीडर, एक जो नेता है, वो व्यक्ति होता है जो उसके समूह में जो व्यक्ति हैं काम करने वाले, वो सभी उससे क्या होते हैं, वो इन्फ्लुएंस प्रभावित होते हैं या उनको प्रभावित करता है वो। एंड सच ए मैनर टू मेक देम वर्क इन कंप्लीट इंथुजिज्म, और उनको ये अभिप्रेरित करता है, उनको प्रेरणा देता है कि सभी जो है अपनी पूरी लगन से क्या है कार्य करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से कार्य करते हैं, अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं। किस लिए, उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भाई। ठीक है, तो एक अच्छा लीडर क्या करता है, उसको इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो अपनी पूरी क्षमता, पूरी लगन, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जो है कार्य करते हैं संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी। सच क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज कॉल्ड लीडरशिप। जब एक नेता में ये गुण होते हैं तो उसको कहा जाता है, उसको लीडरशिप कहा जाता है, उसको नेतृत्व कहा जाता है भाई आपका। ठीक है, टूल किट में यही परिभाषा दे रखी जो हमने पहले पढ़ी थी। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन सच मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट टू डू देम भी। तो लीडरशिप से अभिप्राय क्या भाई, नेतृत्व से अभिप्राय दूसरों को प्रभावित करने से है भी, मतलब दूसरे जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, उसके फॉलोअर्स, उनको प्रभावित करने से हैं। और किस पर, इन सच मैनर, किस प्रकार से, इस ढंग से प्रभावित करने से है कि जैसा नेता चाहता है वो वैसा ही करें भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लीडरशिप का दिया गया है, ये हमने पढ़ा, टूल किट में दिया गया, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द पोटेंशियल इनटू द रियलिटी। तो नेतृत्व क्या है भाई, जो है संभावना या अक्षमता को क्या है, वास्तविकता में बदलती है भाई। और इन्फ्लुएंस इन अदर सच मैनर टू डू व्हाट लीडर वांट्स टू डू, हमने अभी पढ़ा है कि क्या है, ये दूसरों को प्रभावित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है, फिर इस ढंग से दूसरों को प्रभावित किया जाता है कि जैसा नेता चाहता है वो वैसा ही करें भाई। अभी तक ये बीच में लीडर दिखाया गया है, ये जो दूसरे हैं ना, ये इसके फॉलोअर्स को देखते हैं, जैसा ये चाहता है वैसा ये करते हैं भाई, जैसे। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखिए भाई आपकी, कॉन्टेंजम ऑर्डिनल के अनुसार देख सकते हैं, फिर टेरी के अनुसार देख सकते हैं भाई, कोई भी आप परिभाषा कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छी लगे।
तो लीडरशिप में बी डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट इम्पर्सनल इन्फ्लुएंस बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल। तो नेतृत्व को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है भाई कि ये एक व्यक्तिगत क्षमता होती है, व्यक्तिगत योग्यता होती है प्रभावित करने की भी, किसके द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, ताकि जो है उद्देश्यों को हम आसानी से प्राप्त कर सके भाई। या लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली टू फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव भी। या फिर हम कह सकते हैं नेतृत्व दूसरे लोगों को प्रभावित करने की एक ऐसी योग्यता है जिससे कि अभी पारस्परिक उद्देश्यों को स्वेच्छा से प्राप्त किया जा सके भाई। तो इन कंक्लूजन लीडरशिप इज दैट प्रोसेस थ्रू विच इज द पीपल इन ए ग्रुप आर इन्फ्लुएंस in such manner that they automatically start using their full capacity of attainment of the collective objective भी। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है लोगों के समूह को प्रभावित करने की जिसमें क्या भाई वो अपने आप ही जो है अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके भाई। तो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। कैसे? वो उनके लीडर को, उनके नेता को देख करके भी, उनसे प्रभावित होकर के। अब लीडर कौन होता है? इट रेफर्स टू दैट पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस द अदर्स भी। तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखता है भाई। अब देखिए इसकी फीचर्स क्या क्या हैं लीडरशिप की भाई। लीडरशिप की फीचर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले जो फीचर्स है वो देखिए हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस प्रोसेस भाई, मतलब प्रभावित करने वाली प्रक्रिया। तो लीडरशिप इज द फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। तो नेतृत्व क्या है कि प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। हियर इन्फ्लुएंसिंग मीन्स ब्रिंगिंग अदर्स अंडर वंस इन्फ्लुएंस भी। तो यहाँ पे प्रभावित करने का मतलब क्या है भाई? दूसरों को अपने जैसा बनाना। ए लीडर बिहेव विद हिज फॉलोअर इन सच ए वे दैट दे ऑटोमेटिकली कम अंडर इन हिज इन्फ्लुएंस भी। तो एक नेता क्या होता है? एक नेता का व्यवहार ऐसा होता है कि उसके कुछ फॉलोअर हों ताकि वो अपने आप ही उसको देखकर उसके प्रभावित हो जाएं। दे स्टार्ट वर्किंग एज दे आर टोल्ड बाय देम लीडर। वे वही कार्य करना शुरू करते हैं जो उनके नेता द्वारा उन्हें बताया जाता है। इट इज़ सेड दैट द एक्सरसाइज ऑफ इन्फ्लुएंस द इसेंस ऑफ लीडरशिप। इसलिए कहा जाता है कि जो है ये जो प्रभाव है ना, ये क्या है? नेतृत्व का सार है भाई। तो जो प्रभावित करना की जो प्रक्रिया है वो क्या है भाई? नेतृत्व का सार है भाई आपका। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज दे रखी है, उनके लीडर दे रखे। माइक्रोसॉफ्ट का लीडर कौन है? बिल गेट्स। रिलायंस का धीरूभाई अंबानी। इन्फोसिस का नारायण मूर्ति। टाटा का JRD टाटा। और विप्रो का अजीम प्रेमजी भाई। तो ये इनके लीडर्स दे रखे हैं। इनसे बहुत से प्रभावित हुए, इन्होंने अपनी अपनी जो फैक्ट्री कंपनी शुरू की और ये कंपनी के नेम दे रखे हैं भाई। दूसरा है आपका जो फीचर्स है बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस भी। ये क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। ए लीडर हैज़ पावर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ देयर फॉलोअर्स भी। तो एक नेतृत्व जो है ना वो क्या करता है? एक ऐसी शक्ति है जो अपने फॉलोअर्स के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। फॉलोअर्स कौन होते हैं? एक नेता से प्रभावित होने वाले व्यक्ति, जो नेता की जो लीडर की क्षमताओं से प्रभावित होते हैं, उनकी बातों से, उनके विचारों से, उनकी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होते हैं, उसी का जो कहना मानते हैं, उसी को देख देख के क्या करते हैं? वो कार्य करते हैं भाई। ए मैनेजर हु हैज दिस एबिलिटी गेट ए बेटर वर्क परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट भी। तो एक प्रबंधक वो होता है जिसमें ये योग्यता होती है काम को अच्छे ढंग से कराने की भाई अपने सबॉर्डिनेट से भी। उसके बाद है आपका इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स भी। तो जो नेता है और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं ना, उनके बीच एक परस्पर इंटरपर्सनल जो रिलेशन होते हैं, व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं वो बन जाते हैं भाई। द चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ द लीडरशिप इन द परसेंस ऑफ फॉलोअर्स भी। तो मुख्य विशेषता क्या है नेतृत्व की भाई? उसके फॉलोअर्स होने जरूरी हैं, क्योंकि यदि किसी के फॉलोअर्स नहीं होंगे तो वो नेता नहीं होता भाई, नेता नहीं कहलाएगा आपका। तो नेता के लिए क्या है भाई? लीडरशिप के लिए क्या है? फॉलोअर्स होने जरूरी हैं भाई। वन कैन नॉट थिंक ऑफ लीडरशिप विदाउट फॉलोअर्स भी। मतलब बिना फॉलोअर्स के नेतृत्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते उसके बारे में। विदाउट फॉलोअर्स ए लीडर हैज़ नो एग्जिस्टेंस भी। बिना फॉलोअर्स से एक नेता का कोई भी महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका। इन ऑर्डर टू मेक लीडरशिप मीनिंगफुल भी। तो ऐसी दिशा में क्या होगा भाई? लीडरशिप क्या होगा भाई? मीनिंगफुल होगा भाई आपका। इट इज़ द इम्पेरेटिव टू हैव फॉलोअर्स टू वर्क विद हिम। मतलब इसमें क्या होगा? यदि जो फॉलोअर्स होंगे
तो जो कार्य उनको दिया जाएगा वो उसी के अनुसार कार्य करेंगे जैसा उनका नेता चाहता है। देयरफॉर लीडरशिप इंडिकेट द इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स भी। इस प्रकार के जो नेतृत्व है ना वो नेता और जो उसके फॉलोअर के बीच एक प्रकार के संबंध बन जाते हैं भाई। अचीव कॉमन गोल्स भी, मतलब सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति भी। ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द लीडरशिप इज द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स भी। तो क्या होता है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रोमिनेंट होता है भाई महत्वपूर्ण भाई, जैसे आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो है ना लीडरशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है किसके लिए भी, जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी। अगर हमने ग्रुप में अगर कॉमन जो ऑब्जेक्टिव हमारे इंटरप्राइज के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी फर्म के, तो उनको प्राप्त करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है भाई विशेषता है लीडरशिप। इट मीन्स इट अचीव नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव फॉर नेशन बट ऑल्सो इंडिविजुअल गोल्स भी। इसका मतलब ये है कि इससे न केवल संगठन के उद्देश्य प्राप्त होते हैं बल्कि व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है भाई। कंटिन्यूस प्रोसेस भी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है। ए मैनेजर हैज़ टू यूज लीडरशिप एबिलिटी कंटिन्यूसली भी। एक जो प्रबंधक है वो अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रयोग लगातार करता है। इट मीन्स दैट इट इज़ द नीडेड नॉट ऑन एनी पार्टिकुलर ओकेजन बट इट इज़ नीड ऑल टाइम भी। इसका मतलब ये है कि इसकी ज़रूरत किसी विशेष अवसर पर नहीं होती बल्कि क्या होती है, हर समय इसकी होती है भाई। पार्टिकुलर ओकेजन मतलब विशेष अवसर पर नहीं होती बल्कि हर समय इसकी ज़रूरत होती है भाई। अब देखिए आगे कहा गया कि मैनेजरशिप एंड लीडरशिप भी। तो जो प्रबंधन क्षमता है और जो नेतृत्व क्षमता है भाई आपका, जनरली मैनेजरशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड है और जो लीडरशिप होती है वो क्या भाई दोनों को सैनोनिम मतलब समान समझा जाता है। बट सच ए थिंग इज क्विट रॉन्ग, परंतु ये उनकी ये सोच क्या भाई बिल्कुल गलत है आपकी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका ए मैनेजर इज ए पर्सन हु परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटी भी। एक प्रबंधक वो होता है जो प्रबंधकीय क्रियाओं को करता है भाई। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ए लीडर इज पर्सन हु फुलफिल द एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ हिज फॉलोअर। जबकि एक नेता वो व्यक्ति होता है जो अपनी एक्सेप्टेशन, जो अपनी उम्मीद है या अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करता है भाई। इट इज़ द बिकॉज ऑफ फुलफिलिंग द एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज फॉलोअर्स दैट ए लीडर इज एक्सपेक्ट टू हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन हिज फॉलोअर्स भी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उम्मीदें, जो आशाएं उसके फॉलोअर्स एक नेता से रखते हैं तो क्या होता है भाई उसके और फॉलोअर्स बनते हैं। यदि वो पूरी होती हैं तो उसके और ज़्यादा फॉलोअर्स बनते हैं और ज़्यादा जो व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं। इन अदर वर्ड्स वट एवर द लीडर वांट्स द फॉलोअर डू, मतलब अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि जो नेता चाहता है वैसा ही फॉलोअर्स करते हैं भाई। टू बी द सक्सेसफुल द मैनेजर मस्ट हैव सुबॉर्डिनेट अंडर हिज इन्फ्लुएंस। तो एक जो प्रबंधक की सफलता के लिए क्या है भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा सुबॉर्डिनेट हों, वो उससे प्रभावित हों। ए मैनेजर कैन डू सो ओनली व्हेन अलोन विद बीइंग ए मैनेजर ही कैन परफॉर्म द रोल ऑफ लीडर। जब एक प्रबंधक सारे का सारा कार्य स्वयं करता हो तो क्या एक लीडर की, एक नेता की भूमिका भी निभाता है भाई। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ही ट्रांसफर हिज सुबॉर्डिनेट इनटू हिज फॉलोअर। ऐसा केवल तभी संभव है जब अपने सुबॉर्डिनेट को वो फॉलोअर्स में ट्रांसफर कर लेता है भाई। द सुबॉर्डिनेट विल बी फॉलोअर्स ओनली व्हेन देयर एक्सेप्टेशन एंड एस्पिरेशन आर गिवन इंपॉर्टेंस भी। तो सुबॉर्डिनेट तभी फॉलोअर्स बनते हैं जब उनकी उम्मीदों को, उनकी आशंसाओं को क्या भाई महत्व दिया जाता है। देयरफॉर इफ़ ए मैनेजर हैज़ द एबिलिटी टू ऑफ लीडरशिप, यदि एक प्रबंधक में मतलब जो योग्यता है भाई नेतृत्व की, हिज सुबॉर्डिनेट विल कम अंडर हिज इन्फ्लुएंस, तो उसके जो सुबॉर्डिनेट है ना वो से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। एंड डू एज विश देम टू डू, और जैसा वो चाहता है वैसा वो करते हैं भाई। दिस कैन बी एक्सप्लेन लाइक दिस, इसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। मैनेजर प्लस लीडरशिप एबिलिटी, यदि प्रबंधक में नेतृत्व योग्यता होगी तो क्या होगा भाई सक्सेस, बिल्कुल सफलता मिलेगी भाई, ठीक है। अगर मैनेजर सारे का सारा कार्य स्वयं करता है तो वो क्या होगा, वो लीडरशिप का भी कार्य कर रहा है, और लीडरशिप का यदि कार्य कर रहा है तो उसके जो सुबॉर्डिनेट है ना, उसके नीचे जो काम करने वाले हैं वो तभी उससे प्रभावित होंगे जब वो उनकी एक्सेप्टेशंस की, एक्सप्रेशन की क्या करेगा, इंपॉर्टेंस देगा उनको। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द इम्पोर्टेंट फॉर ए मैनेजर टू बी ए लीडर, इसलिए कहा जा सकता है कि एक मैनेजर क्या है, एक अच्छा लीडर भी हो सकता है भाई। ऑन द अदर हैंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ए लीडर टू प्ले द रोल ऑफ मैनेजर। दूसरी तरफ ये जरूरी नहीं है भाई
कि एक जो लीडर है वो एक मैनेजर की भूमिका भी निभाए। नो बॉडी बिकम ए लीडर ऑन हिज ऑन बट बिकम ए लीडर बिकॉज सम पीपल वांट टू फॉलो हिम। बल्कि नो बॉडी बिकम ए लीडर ऑन हिज ऑन भी, क्योंकि जो लीडर है वो स्वयं से बनता है भी आपका, बट बिकम ए लीडर बिकॉज सम पीपल वांट टू फॉलो। लेकिन नेता बनने के बाद क्या होता है, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं भाई। ए लीडर सेटिस्फाइड द पीपल इन हिज वेरी रोल। एक जो लीडर है वो उसकी जो भूमिका है लोगों के रूप में उससे सेटिस्फाइड होता है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू परफॉर्म एनी मैनेजरल फंक्शन। उसको कोई मतलब नहीं कि जो प्रबंधकीय कार्य है वो किस प्रकार से हो रहा है भाई। इन कंक्लूजन इट इज़ सेड दैट ऑल मैनेजर्स आर लीडर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सभी प्रबंधक हैं वो नेता होते हैं, बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर। लेकिन सभी जो नेता है वो प्रबंधक नहीं होते भाई। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस दे रखे आपका मैनेजरशिप और लीडरशिप के बारे में भी देखिए। सबसे पहला है बेसिस ऑफ डिफरेंस भी, सॉरी बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस भी आपका। तो एग्जिस्टेंस का जो आधार दे रखा है आपका, तो कैसे स्थापित होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भाई। ये क्या होता है, एक संगठित समूह होता है या औपचारिक संगठन होता है भाई। ये क्या होता है, अनऑर्गेनाइज ग्रुप या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी। ये असंगठित ग्रुप, असंगठित समूह या अनौपचारिक संगठन होता है भाई। लीडरशिप फोकस जो केंद्र बिंदु होता है, अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्य फोकस किस पे होता है भाई, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर। जबकि इसका मुख्य फोकस किसके ऊपर होता है लीडरशिप का, टू सेटिस्फाई द एक्सेप्टेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द फॉलोअर्स। जो अपने फॉलोअर्स होते हैं उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने पर, उनको संतुष्ट करने पर फोकस होता है भाई। उसके बाद देखिए अथॉरिटी भाई, अधिकार जो होते हैं, इसमें फॉर्मल अथॉरिटी होती है, औपचारिक अधिकार होते हैं। इसमें इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है, अनौपचारिक अधिकार होते हैं। मतलब फॉलोअर्स देमसेल्फ अलाउ टू लीडर एंड अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर एंड लीड देम भी। इसमें क्या होता है, अनौपचारिक होते हैं, फॉलोअर्स को जो है जैसा नेता आज्ञा देता है तो वो क्या करते हैं, उसी के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं भाई। स्कोप इसका क्षेत्र भाई, इसका क्षेत्र वाइड सेपरेट भाई। इसका क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि इसमें इट इंक्लूड ऑल द मैनेजरल एक्टिविटी, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो प्रबंधकीय क्रियाएं शामिल होती हैं भाई। जबकि लीडरशिप का क्षेत्र क्या है भाई, लिमिटेड ओनली सीमित है भाई, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्रबंध का क्या है कि पार्ट है भाई, हिस्सा है आपका। अब देखिए इसके स्टाइल हम देखेंगे लीडरशिप के स्टाइल के भी। लीडरशिप स्टाइल भी आपका यहाँ पे, तो जो नेतृत्व क्षमता है ना उसकी कौन कौन से अंदाज हैं, तो यहाँ पे तीन जो है मेथड, तीन जो अंदाज दिए गए, तीन स्टाइल दिए गए हैं आपके। एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हुई, तो ऑटोक्रेटिक कौन सी होती है हुई, एक तंत्रिक हुई, निरंकुश प्रणाली भी इसको बोल सकते हैं, निरंकुश तानाशाही भी इसको बोल सकते हैं। या जो है हम जैसे मान ली एक ही व्यक्ति होता है, उसी को सारे अधिकार होते हैं, वो अपनी मनमर्जी चलाता है, तो वो होते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी आपका। निरंकुश प्रणाली भी इसको बोल सकते हैं, निरंकुश या एक तंत्रीय प्रणाली। दूसरी होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी, ये लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक प्रणाली इसको बोलते हैं। उसके बाद होता है लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल भी। ये लेसिस फेयर क्या होता है, तो लेसिस फेयर का मतलब होता है विराम नीति या अभन नीति। मतलब इसमें अभन नीति या विराम नीति का मतलब ये होता है कि इसमें पूरी स्वतंत्रता दी जाती है भाई, पूरी स्वतंत्रता दी जाती है किसको, सुबॉर्डिनेट को। वो अपनी अक्षमता से अपनी डिसीजन ले सकते हैं जो जैसा उनको अच्छा लगे भाई, पूरी की पूरी फ्रीडम उनको होती है। इसमें क्या होती है, इसमें उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं होती, केवल सारे निर्णय कौन लेता है, मैनेजर लेता है। इसमें क्या होता है, मैनेजर और सुबॉर्डिनेट दोनों मिलकर लेते हैं भाई, इसमें मैनेजर भी और सुबॉर्डिनेट भी, इसमें ओनली मैनेजर। इसमें क्या होता है, सारे के सारे सुबॉर्डिनेट डिसीजन लेते हैं भाई आपके, ठीक है। अब पढ़ेंगे इनको एक्सप्लेन से। तो सबसे पहले देखिए हमारा दिया गया है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी। तो क्या होता है ऑटोक्रेटिक, निरंकुश या एक तंत्रीय जो हम नेतृत्व प्रणाली भी आपकी। तो दिस स्टाइल इज नॉन एज द लीडरशिप सेंटर स्टाइल भी। इस प्रकार के जो स्टाइल को क्या जाता है, लीडर सेंटर स्टाइल, मतलब जो नेता केंद्रित स्टाइल कहा जाता है भाई इसको, क्योंकि इसमें लीडर जो होता है वही सारे के सारे निर्णय लेता है भाई। अंडर दिस स्टाइल द लीडर कीप्स ऑल द अथॉरिटी सेंटर ऑन हिज हैंड एंड द एम्प्लॉय हैव टू परफॉर्म देयर वर्क एग्जैक्टली एज पर ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो नेता होता है ना, सारे के सारे अधिकार उसके हाथ में होते हैं भाई, और जो कर्मचारी होते हैं वो उसने उनके आदेश के अनुसार क्या होता है, कार्य करना होता है। इफ़ एनी एम्प्लॉय इज केयरलेस इन हिज वर्क परफॉर्मेंस, यदि कोई कर्मचारी अपने कार्य के प्रति क्या होता है, लापरवाह होता है, ही इज पुनिश्ड, उसको क्या किया जाता है भाई, उसको पुनिश किया जाता है, दंड दिया जाता है। द लीडर डज नॉट डिसेंट्रलाइज हिज अथॉरिटी फॉर द फियर ऑफ
लॉसिंग हिज इम्पोर्टेंस। जो नेता है तो अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण नहीं करता, अपने अधिकारों को नहीं सौंपता। क्यों? क्योंकि उसको ये डर होता है कि उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व वो कम हो जाएगा ऐसा करने से भी। अगर मैंने इनको अधिकार दे दिए सबॉर्डिनेट को तो क्या होगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, वो ऐसा सोचता है। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेस आवर फेलर ऑफ मैनेजमेंट रिमेन विद द मैनेजर्स। परिणाम स्वरूप क्या हो भाई, जो संगठन की जो प्रबंध की सफलता और जो असफलता है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, मैनेजर के साथ जुड़ी हुई है भाई आपकी। अब इसकी फीचर्स देखिए कौन कौन सी हैं आपकी। सबसे पहली फीचर्स आपकी सेंट्रलाइज अथॉरिटी हुई, तो मतलब अधिकारों का केंद्रीकरण भी। इन दिस स्टाइल द मैनेजर नॉट प्रिपेयर टू शेयर हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर्स। तो इस प्रकार की प्रणाली में क्या करते हैं अभी, जो प्रबंधक होता है वो अपने अधिकार और अपने उत्तरदायित्वों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तो कॉन्सिक्वेंटली ऑल द अथॉरिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस रिमेन सेंट्रलाइज। इस प्रकार सारे के सारे जो अधिकार हैं वो क्या होती है भी, एक केंद्रित होकर रह जाते हैं एक ही व्यक्ति के पास। दूसरा है सिंगल मैन डिसीजन भी, एकल व्यक्ति के निर्णय भी। इन दिस स्टाइल लीडरशिप का जो ये स्टाइल है आपका, इसमें क्या होता है, जो मैनेजर्स होता है वो सारे के सारे निर्णय स्वयं लेता है भाई। ही टेक्स इट फॉर द ग्रांटेड दैट ही डज नॉट नीड एनी अदर इंडिविजुअल। तो सारे के सारे निर्णय वो खुद लेता है, उसको इसके लिए किसी भी प्रकार के व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, ना किसी व्यक्ति को अधिकार ग्रांट करता है, देता है भाई आपका। उसके बाद है रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉइज भी, मतलब वो क्या करता है, कर्मचारियों पर जो है ज़्यादा विश्वास नहीं करता। द मैनेजर इज विक्टिम ऑफ दैट थिंकिंग दैट एम्प्लॉइज डू नॉट वर्क व्हेन मोटिवेटेड बाय लव एंड दे रिक्वायर हार्ड कंट्रोल भी। तो एक जो मैनेजर होता है ना, वो ये सोचता है कि जो कर्मचारी है ना, उनको मोटिवेशन के द्वारा काम नहीं किया जा सकता, बल्कि क्या है, उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए भी, तभी उनसे काम लिया जा सकता है। इम्प्लेड बाय दिस थॉट मैनेजर टेक द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइज लीडरशिप स्टाइल भी। तो इस प्रकार उनका जो विचार होता है वो क्या होता है भाई, वो केंद्रीकृत जो नेतृत्व प्रणाली है ना, उसको दर्शाता है भाई आपका। तो उस कर्मचारी के ऊपर विश्वास नहीं होता भाई। तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब ये जो है एल जो दिखाया गया, मैनेजर कह सकते हैं, इसको लीडर कह सकते हैं। इसके नीचे काम करने वाले ABCDE ये क्या है भाई, इनके जो हम कह सकते हैं इनके सबॉर्डिनेट है भाई आपके, ठीक है, फॉलोअर्स कह सकते हैं हम। उसके बाद है ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो संदेश वहन होता है, जो संचार होता है, वो क्या होता है, डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे ये होता है ना, ये इनको आदेश देता है भाई, और इनको अपनी जो सुझाव है, सूचनाएं हैं, मतलब इनकी जो सुझाव सूचना ये नहीं लेता भाई। जबकि ये अपने जो आदेश है, अपनी जो लागू करवाने निर्णय हैं, वो सारे क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। तो डाउनवर्ड कहा गया है इसको आपका। तो देखिए द थिंकिंग सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉय आर मीनिंगलेस भी, मतलब जो कर्मचारियों के जो सुझाव है ना, उनको मीनिंगलेस माना जाता है, उनको अर्थहीन माना जाता है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता भाई इस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल में। देयरफॉर द कम्युनिकेशन इज ओनली डाउनवर्ड विच मीन्स द मैनेजर ओनली टेल देम देयर आइडियाज़। मतलब ये जो कम्युनिकेशन होता है वो डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, और अपने विचार जो है उनको सौंपता है सबॉर्डिनेट को, लेकिन डू नॉट लिसन द एम्प्लॉयज आइडिया। लेकिन कर्मचारियों के जो विचार है उनको नहीं सुना जाता भाई इस प्रणाली में। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या क्या है भाई। सबसे पहला क्विक एंड क्लियर डिसीजन भी। इसमें क्या होता है, जो निर्णय हैं वो बहुत जल्दी और स्पष्ट होते हैं भाई, बहुत जल्दी निर्णय लिए जाते हैं और वो क्लियर भी स्पष्ट भी होते हैं। बिकॉज ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द सिंगल इंडिविजुअल। क्योंकि अधिकारों का केंद्रीकरण होने के कारण एक ही व्यक्ति को निर्णय लेने होते हैं, तो उसमें अनावश्यक देरी नहीं होती भी, और वो क्या होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट होते हैं भाई आपकी। सेटिस्फैक्ट्री वर्क भी, तो जो संतुष्ट कार्य है। तो वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इन अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी, तो सख्त नियंत्रण के अंतर्गत कर्मचारियों को अपना कार्य करना होता है। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क हैपन टू बी सेटिस्फैक्ट्री भी, तो उसकी जो मात्रा है और उसकी जो गुणवत्ता है उससे क्या होता है भाई, संतुष्ट होती है भाई। नेसेसरी फॉर द लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय भी, तो कम जो शिक्षित कर्मचारी है ना, उनके लिए भी आवश्यकता हुई। दिस स्टाइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर द लेस एजुकेटेड एंड पर्सन ऑफ लेस अंडरस्टैंडिंग भी। तो ये स्टाइल वहाँ पर उपयुक्त रहता है जहाँ पे कम शिक्षित जो है या कम समझ वाले लोग हैं भाई आपके, जैसे अनपढ़ वगैरह लोग हैं भाई आपके। दे हैव नो कैपेबिलिटी टू टेकिंग डिसीजन बिकॉज ऑफ लिटिल एजुकेशन, वो कम शिक्षा के कारण अपने अधिकारों की मांग नहीं करते भाई, योग्य नहीं होते। द एम्प्लॉय ऑफ दिस कैटेगरी ओनली वर्क नॉट टेक डिसीजन भी, तो कर्मचारी क्या होते हैं इस प्रणाली में, कार्य करते हैं, वो निर्णय नहीं लेते भाई। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई इनके अंदर।
लेक ऑफ मोटिवेशन हुई, मतलब जो है अभिप्रेरणा का अभाव। दिस स्टाइल डज मोटिव द मैनेजर, ये जो प्रणाली क्या करती है, मैनेजर्स को तो मोटिव करती है, बट इन लोअर्स एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय, लेकिन कर्मचारियों को नहीं करती भाई। दिस इज नेचुरल बिकॉज वर्किंग इज द एनवायरनमेंट फॉर फियर डज लोअर देयर मॉरल भी। तो ये नेचुरल है क्योंकि जो संगठन में काम कर रहे हैं ना, तो फियर डज लोअर देयर मॉरल, तो क्या होता है भाई, उनका जो मनोबल है वो क्या होता है, डाउन होता है भाई। एगिटेशन बाय द एम्प्लॉयज भी, तो एगिटेशन होता है भाई उनके द्वारा क्या करना, विरोध करना हम कह सकते हैं, ठीक है। या जो वो बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, आंदोलन, एग्जैक्ट मीनिंग तो इसका क्या होता है, जो है इसका मतलब होता है आंदोलन करना भाई। तो कर्मचारी मिल करके क्या करते हैं, उसका आंदोलन करते हैं, उसका विरोध करते हैं भाई। सिंस द एम्प्लॉय आर नॉट गिवन एनी पार्टिसिपेशन इन टेकिंग डिसीजन भाई, तो क्या होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करने की जो है, नहीं करने का जो निर्णय लेते हैं भाई। दे टर्न इनटू द मशीन्स भी, वो क्या करते हैं, एक मशीन की बात जो कार्य करते हैं, लाइक मशीन इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑफ देयर ऑन, मतलब कई बार क्या होता है कि भाई उनको मशीन की तरह मान लिया जाता है। वर्किंग लाइक मशीन, जैसे मशीन कार्य करती है ना, इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑफ देयर ऑन भाई, अपनी स्वयं से कोई कार्य नहीं करती ना मशीन, तो वो भी क्या करते हैं, बंद कर देते हैं काम करना। सिमिलरली मैनेजर कैन मेक द एम्प्लॉयज टू ए दे विश भी, तो जैसा वो मैनेजर चाहता है ना उसी के अनुसार वो नहीं करते। द एम्प्लॉयज कंसिडर सच ए लीडरशिप स्टाइल इन अनइंटरेस्टेड एंड अपोजिटेड भी, तो जैसा उसने सोचा था वैसा वो काम नहीं करते भाई, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ प्लूरिटी भी, तो मतलब प्लूरिटी होती है बहुत ज़्यादा संख्या में, अनेकता की संभावना भी। सिंस ऑल द अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज इन ए सिंगल इंडिविजुअल, क्योंकि सभी के सभी जो अधिकार हैं वो एक ही व्यक्ति के पास होते हैं भाई। ही ट्राइड टू प्लीज हिज फेवरेट एंड फ्लेटर्स बाय द गिविंग देम वर्क ऑफ लेस लेबरर नेचर भी, तो क्या करता है वो अपनी मर्जी से क्या करता है, जो है किसी को ज़्यादा मतलब फेवरेट बना लेता है, किसी को कम बना लेता है भाई। तो इस प्रकार क्या होता है, उनमें जो है जो कार्य करने वाले हैं ना, उसमें लेबरर नेचर हो जाता है भाई। तो लेबरर नेचर के कारण क्या होता है भाई, उनके अंदर जो हीन भावना पैदा हो जाती है। सच ए पार्शियलिटी, तो भेदभाव होगा ना, क्रिएट ए फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड अमंग देम द एम्प्लॉयज, तो कर्मचारी के बीच क्या है भाई, आपका क्रोध और कड़वाहट को जन्म देता है भाई। तो उनको क्या लगता है, अगर भेदभाव होगा, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, कोई फेवरेट हो जाएगा, कोई फ्लैटर्स हो जाएगा भाई, तो क्या होगा, उनके अंदर क्या हो जाएगा भाई, हीन भावना हो जाएगी, उनके अंदर जो है बिटरनेस, कड़वाहट हो जाएगी, क्रोध हो जाएगा भाई आपका। तो इसके क्या थे, डिसएडवांटेज थे भाई। अब सुइटेबिलिटी भाई कहाँ उपयुक्त रहती है ये आपकी, तो ये जो है एटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है ये कहाँ पर उपयुक्त रहता है भाई, वेन लीडर इज मोस्ट नॉलेज मेंबर ऑफ ग्रुप भी, जो जहाँ पे नेता क्या हो भाई, समूह में ज़्यादा ज्ञान वाला हो भाई आपका। वेन देर इज ए लिटिल टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर निर्णय लेने के लिए समय थोड़ा हो। वेन सुबॉर्डिनेट आर अनएजुकेटेड, जहाँ पे क्या है भाई, जो सुबॉर्डिनेट हैं, जो अधीनस्थ हैं, वो क्या हैं, कम शिक्षित हों। वेन सुबॉर्डिनेट आर अनएक्सपीरियंस हुई, जहाँ पे जो सुबॉर्डिनेट हैं, अधीनस्थ हैं, वो क्या है, कम अनुभवी हों भी। तो वहाँ पर ये क्या रहती है, ये विधि जो है ऑटोमेटिक लीडरशिप आपकी सफल रहती है, उपयुक्त रहती है भाई। अब दूसरी जो देखिए स्टाइल कौन सी आपकी, दूसरी स्टाइल आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी। डेमोक्रेटिक क्या होता है, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक भी। तो दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप सेंट्रल लीडरशिप स्टाइल भी। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है इसको क्या कहा जाता है भाई, इस प्रकार का जो ढंग है, अंदाज है, इसको जो समूह केंद्रित नेतृत्व स्टाइल कहा जाता है। दिस लीडरशिप स्टाइल इज वेरी मच इन वोग भाई। इन दिनों क्या इस प्रकार की प्रणाली का चलन है भाई आपका, वोग होता है जो अब चलन में हो आपका। अंडर दिस स्टाइल डिसीजन रिगार्डिंग डिफरेंट वर्ड आर नॉट टेकन बाय द मैनेजर्स अलोन बट दे आर टेकन इन कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉयज। इस प्रणाली के अंतर्गत जो निर्णय है ना कार्य करने के, वो सारे के सारे प्रबंधक के द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि क्या भाई कर्मचारियों के साथ कंसल्टेशन मतलब सलाह मशवरा करके निर्णय लिए जाते हैं। तो अकेला मैनेजर निर्णय नहीं लेता भाई। द लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन भी। ये जो प्रणाली है नेतृत्व प्रणाली किस पर आधारित है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन होगा विकेंद्रीयकरण के ऊपर भी। किसके ऊपर, विकेंद्रीयकरण के ऊपर। द मैनेजर रिस्पेक्ट द सजेशंस, प्रबंधक क्या करता है भाई, अपने जो सुबॉर्डिनेट हैं उनके जो सुझाव हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है। एंड ऑल्सो मेक एफर्ट टू फुलफिल देयर नेसेसिटी, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है भाई आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका, देखिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल टूल किट में दिया गया है
इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल, इससे अभिप्राय उस नेतृत्व प्रणाली से है विच द लीडर कंसल्ट विद हिज सुबॉर्डिनेट, जिसमें क्या करता है जो लीडर जो नेता है वो अपने सुबॉर्डिनेट अपने अधीनस्थों से क्या करता है, कंसल्ट करता है, सलाह मशवरा करता है बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले वो किससे डिसीजन करता है, किससे सलाह मशवरा करता है, अपने सुबॉर्डिनेट से करता है भैया, तो अकेला कोई डिसीजन नहीं लेता भाई। अब फीचर्स देखिए इसकी, सबसे पहले दी गई है कोऑपरेटिव रिलेशंस भी, मतलब जो सहयोगी जो संबंध होता है, सहयोगपूर्ण संबंध। तो मुख्य विशेषता क्या होती है भी स्टाइल की, ये होती है कि जो रिलेशन होते हैं सभी मैनेजर्स के और कर्मचारियों के वो क्या होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, भी सहयोगी होते हैं। पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट डिसीजन गिव द एम्प्लॉइज फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ विच एम्प्लॉइज आर ऑलवेज रेडी टू बी कोऑपरेटिव इन एवरी वे भी। तो क्या कर रहे हैं, प्रबंध की भागीदारी में क्या है भाई, कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की जाती है, जिससे क्या होता है भाई हर तरीके से वो सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं भाई आपके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये लीडर है, मान लीजिए ABCD, तो क्या है भाई आपका सभी से जो सलाह मशवरा किया जाता है भाई, अब इस आपस में ये सलाह मशवरा करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये, तो आपस में क्या भाई सभी से सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय लिया जाता है भाई आपके, तो कोऑपरेटिव रिलेशन रहता है। बिलीफ इन एम्प्लॉइज भी, कर्मचारियों में क्या होता है भाई विश्वास बना रहता है। ए मैनेजर इनहेरेंटली बिलीव दैट द एम्प्लॉइज बाई नेचर वांट्स टू वर्क डू देयर वर्क एंड विद इंटरेस्ट एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू परफॉर्म देयर वर्क इन गुड मैनर भी। तो प्रबंधक को भी ये विश्वास होता है कि जो कर्मचारी है ना वो अपने बड़े अच्छे ढंग से कार्य करेंगे, बड़े रुचि लेके कार्य करेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और कार्य को बड़े अच्छे ढंग से पूरा करेंगे भी। दिस फेथ द मैनेजर इन एम्प्लॉय इंक्रीज देयर मोरल कह सकते हैं इसको। तो क्या भाई ऐसा विश्वास से क्या होता है, कर्मचारियों का मनोबल भी क्या होता है, बढ़ता है भाई आपका। ओपन कम्युनिकेशन मतलब जो है खुला संदेश वहन भाई, अब जो देखा ना ये ओपन कम्युनिकेशन ही हो सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि उनके विचार उनके सजेशन भी सुने जाते हैं और अपने विचार और सजेशन भी उनके सामने रखे जाते हैं भाई। दिस स्टाइल इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन अमंग द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज भी। तो ये जो प्रणाली है, ये जो स्टाइल है, इसमें क्या होता है भाई जो मैनेजर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बीच ओपन कम्युनिकेशन, खुला जो संदेशवान, खुला जो संचार होता है भाई। ओपन और कम्युनिकेशन मीन से टू वे कम्युनिकेशन भाई, इसमें क्या होता है दोहरा जो संचार होता है, दोहरा जो संदेशवान होता है, मतलब वन वे नहीं होता। जैसे वन वे होता है कि एक तरफ से विचार आएंगे उनको हमने फॉलो करना होता है, उनके ऑर्डर को मानना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई वहाँ से ऊपर से कोई मान लीजिए आदेश आता है तो हम अपने यहाँ से सुझाव या आइडियाज़ भी ऊपर की तरफ भेजते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या गया है, ओपन कम्युनिकेशन मीन्स टू वे कम्युनिकेशन भी, दोहरा जो संयोग होता है इसमें संचार का। मीनिंग देयर बाई दैट अपार्ट फ्रॉम सेइंग देयर ओन थॉट्स मैनेजर रिसीव द सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज विद प्लेजर भी। तो क्या करता है मैनेजर्स जो अपने जो विचार उनको देता है सुबॉर्डिनेट को, और साथ ही साथ क्या करता है भाई कर्मचारियों के जो सुझाव हैं उनका भी वो क्या करता है स्वागत करता है, उनको भी वो सुनता है भाई। एडवांटेज क्या क्या है भाई इसमें, हाई मोरल भाई, तो इसमें क्या होता है मैनेजर्स का भी और जो कर्मचारियों का भी क्या होता है भाई मनोबल ज़्यादा ऊंचा होता है। बोथ कंसिडर ईच अदर देयर वेल विशेस भी, तो दोनों को ये लगता है कि दोनों के लिए ही क्या है भाई लाभदायक है भाई। क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी, तो इससे क्या होता है, इससे कुशलता और उत्पादकता दोनों में क्या होती है भी वृद्धि होती है। सिंस द एम्प्लॉइज आर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग एंड दे गिव फुल कोऑपरेशन इन इम्प्लीटिंग देम भी, मतलब जैसे ही जो कर्मचारियों को जो प्रबंध में भागीदारी होती है उनको शामिल किया जाता है निर्णय में, तो क्या होता है वो पूरे सहयोग से कार्य करते हैं और उसको पूरा करने का जो काम को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। इन दिस वे देयर एफिशिएंसी इंक्रीज, जिससे क्या होती है उनकी जो क्षमता है ना वो भी क्या होती है बढ़ती है भाई। उसके बाद दिया गया एबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क भाई, तो क्या होता है जो निर्माणी कार्य है ना उनको कुशलतापूर्वक पूरा करने की जो है अवेलेबिलिटी भाई। अंडर दिस लीडरशिप स्टाइल द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर्स गेट डिक्रीज भी, तो इस प्रकार की जो नेतृत्व प्रणाली है उसमें क्या होता है भाई जो प्रबंधक का जो कार्यभार है ना वो बिगड़ जाता है। बाय यूजिंग दिस स्पेयर टाइम कॉन्स्ट्रक्टली दे मेक टू डेवलपमेंट एंड एक्सपेक्शन ऑफ द सेंट्रल एंटरप्राइज पॉसिबल भी। तो इसमें क्या होता है अगर वो मतलब सभी जो सुबॉर्डिनेट हैं, सभी जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनसे सलाह मशवरा करके कोई निर्णय लेता है तो वो क्या होता है उसका जो कार्यभार घट जाता है अभी।
तो उससे क्या होता है, जो अपना ध्यान है वो और ज़्यादा जो संगठन है उसके विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए लगा सकता है भाई। उसके बाद है इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई आपकी। रिक्वायर द एजुकेटेड subordinate, इसमें क्या होता है भाई, पढ़े लिखे जो subordinate अधीनस्थ हैं उनकी जरूरत होती है, आपकी शिक्षित जो subordinate अधीनस्थ हैं उनकी जरूरत होती है। तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडरशिप स्टाइल इज दैट subordinate आर मेड पार्टनर्स इन टेकिंग डिसीजन सो मच दैट सम लिटिल अफेयर आर द लेफ्ट टू देम भाई। तो इसमें क्या होता है, पढ़े लिखे की जरूरत होती है और सच ए कोऑपरेशन कैन बी एक्सपेक्टेड ओनली फ्रॉम द एजुकेटेड एम्प्लॉय, और इस प्रकार का जो सहयोग है उसमें सहयोग की जरूरत होती है भाई। और सहयोग किससे हम उम्मीद कर सकते हैं, जो एजुकेटेड एम्प्लॉय होंगे, जो शिक्षित कर्मचारी होंगे भाई। डिले इन डिसीजन भाई, निर्णय में देरी। इट इज़ क्लियर दैट वाइल टेकिंग डिसीजन आर सबॉर्डिनेट आर ऑलवेज कंसल्ट भाई। ये बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि जो निर्णय लिए जाते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ मिलकर लिए जाते हैं, और इससे क्या होता है भाई, एक लंबी प्रक्रिया बन जाती है भाई। उसके बाद लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स भी, तो प्रबंधकों में क्या है भाई, जो उत्तरदायित्व लेने की जो है अभाव देखा जाता है इस प्रकार की प्रणाली में। समटाइम द मैनेजर ट्राई टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ऑब्जर्विंग द डिसीजन वर टेकन बाय द सबॉर्डिनेट। कई बार जो सबॉर्डिनेट ने जो निर्णय लिए हैं तो उनका उत्तरदायित्व लेने से क्या मैनेजर बचता है भाई, बिकॉज दे वर मेड पार्टनर्स इन टेकिंग सम इम्पोर्टेंट डिसीजन, क्योंकि उन्होंने उसको इंपॉर्टेंट डिसीजन में पार्टनर बना लिया सबॉर्डिनेट को। दस दे मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो वही रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए, तो ऐसा सोचता है मैनेजर्स भी आपका। तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बचने का प्रयास करता है भाई। अब ये कहाँ पर उपयुक्त रहती है भाई डेमोक्रेसी लीडरशिप, व्हेन द ग्रुप मेंबर आर स्किल्स, जहाँ पे जो समूह के सदस्य हैं वो कुशल हों, ईगर टू शेयर देयर नॉलेज, और अपने ज्ञान को बांटने के लिए उत्सुक हों। ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक। व्हेन प्लेंटी ऑफ टाइम इज अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग भी, जहाँ पे क्या होगा, निर्णय लेने के लिए जो समय सीमा है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो हमारे पास, उपयुक्त हो। व्हेन द लीडर वांट्स टू इन्वॉल्व द सबॉर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे जो नेता है वो निर्णय लेने में क्या है भाई, सबॉर्डिनेट को भी शामिल करना चाहते हों। व्हेन रोल इज आर क्लियर भी, जहाँ पे भूमिका क्या हो भाई, स्पष्ट हो। अब तीसरी जो हमारी स्टाइल है वो है भाई लेसेस फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल भी। लेसेस फेयर मतलब होता है अबाध या अबंध नीति या विराम रहित नीति भी आपकी। फ्री चेन का मतलब होता है विराम रहित भी आपकी, जिनके ऊपर क्या होता है भाई, कोई प्रतिबंध नहीं होता। मतलब इसमें सारे के सारे जो निर्णय किस पर छोड़ दिए जाते हैं, सबॉर्डिनेट के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं भी आपके। तो देखिए यहाँ पे दिस लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज द इंडिविजुअल सेंट्रलाइज स्टाइल भी। इस प्रकार की जो नेतृत्व प्रणाली है इसको हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेंट्रलाइज स्टाइल भी, तो व्यक्तिगत जो केंद्रीय स्टाइल भी कहा जाता है। इन दिस स्टाइल द मैनेजर आवर लीडर टेक लिटिल इंटरेस्ट इन मैनेजरियल फंक्शंस भी। इस प्रकार के स्टाइल में क्या करते हैं, जो प्रबंधक होता है या नेता होता है वो प्रबंधक के कार्यों में कम इंटरेस्ट रखता है, एंड द सबॉर्डिनेट आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, और क्या करता है भाई, सारे का सारा जो कार्य है वो किस पर छोड़ दिया जाता है, सबॉर्डिनेट के ऊपर छोड़ दिया जाता है भाई। द मैनेजर्स बाय एक्सप्लेनिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, प्रबंधक क्या करता है, सारे के सारे उद्देश्यों की व्याख्या करता है। हेल्प द सबॉर्डिनेट इन डिटरमाइनिंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव, और सभी सबॉर्डिनेट की क्या करता है भाई, हेल्प करता है उनके उद्देश्यों का निर्धारण करने में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त दे प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर वर्क परफॉर्मेंस, उनको कार्य करने के लिए क्या भाई जो है आवश्यक जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करवाता, उपलब्ध करवाता है। इफ़ नीडेड भी, यदि आवश्यकता हुई, दे ऑल्सो एडवाइज द एम्प्लॉइज, और वो उनको सलाह भी दे सकता है जरूरत हुई तो। दिस स्टाइल इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये जो प्रणाली है, ये जो स्टाइल है, ये ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप थी हमारी, जो निरंकुश जो नेतृत्व प्रणाली थी उससे बिल्कुल अलग है भाई आपका, क्योंकि वहाँ पे तो मैनेजर सारा डिसीजन लेता था, यहाँ पे किस पे छोड़ दिया जाता है, सबॉर्डिनेट के ऊपर भी। अब फीचर्स क्या क्या है इसकी, फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट भी, तो क्या होता है, कर्मचारियों में पूर्ण विश्वास होता है भाई, पूरा विश्वास होता है। ए प्रोमिनेंट प्रैक्टिस, एक महत्वपूर्ण विशेषता है भाई स्टाइल की, क्या कि दैट द मैनेजर कंसिडर देयर सबॉर्डिनेट कैपेबल भी। एक जो मैनेजर है ना तो ये वो सोचता है कि जो सबॉर्डिनेट हैं वो उनमें पूरी योग्यता है भाई, वो एक्टिव हैं एंड रिस्पॉन्सिबल हैं भाई, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं, और दे हैव फुल फेथ इन देम, और उनमें क्या होता है भाई, पूरा विश्वास होता है उन पर। तो यहाँ पे देखिए जो नेता है ना ये बाहर है भाई, तो क्या है, इन्हीं के ऊपर क्या है भाई, सारा का सारा डिसीजन छोड़ दिया गया है भाई आपस में, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम भाई, तो जो निर्णय लेने की जो प्रणाली है ना वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब आपस में एक दूसरे पर आश्रित होती है आपकी, ठीक है। स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं हम, ए कोई भी डिसीजन ले सकता है, बी कोई भी ले सकता है, उन्होंने मैनेजर से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं होती। इन दिस स्टाइल
द मैनेजर टैलेंट डिसीजन टेकन बाय द सबॉर्डिनेट इंस्टेड ऑफ द मैनेजर्स, मतलब जो निर्णय लेने की जो मैनेजर्स की जो थी आपकी क्षमता थी वो सारी किसके पास आ जाती है, अब सबॉर्डिनेट के पास भी। सबॉर्डिनेट्स में क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, उनको ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो निर्णय ले सकते हैं भी। दे कैन हाउएवर कंसल्ट द मैनेजर्स भी, और उनको जरूरत पड़ती है तो वो प्रबंधक से भी, लीडर से भी सलाह कर सकते हैं भी। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी भी, अधिकारों का विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन होता है विकेंद्रीकरण, मतलब उनका फैलाव करना भाई, उनको अधिकार सौंपना, कार्य करने के अधिकार देना ताकि वो डिसीजन ले सकें भाई सबॉर्डिनेट। दिस स्टाइल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी, ये जो स्टाइल है ना, ये जो प्रणाली है, ये विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है भाई। इट मीन्स दैट द मैनेजर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट देयर अथॉरिटी टू इनेबल एवरी इंडिविजुअल टू डिटरमाइन हिज ऑब्जेक्टिव भी। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रबंधक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं भाई, मतलब अपने अधिकारों का बांट देते हैं। किसको, जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको व्यक्तिगत रूप से अधिकारों का जो है बंटवारा कर देते हैं और उनके उद्देश्यों का निर्धारण कर देते हैं और उनको योजनाएं समझा देते हैं भाई। द मैनेजर ओनली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड जनरल कंट्रोल भी आपका। तो जो प्रबंधक होते हैं ना, वो सामान्य कौन सा कार्य करते हैं, केवल कोऑर्डिनेशन का, सहयोग का, निर्देशन का और नियंत्रण का भी आपका। उसके बाद है सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल भी, तो स्वयं निर्देशित और जो पर्यवेक्षक और नियंत्रण भी आपका। आफ्टर हैविंग द वंस एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, एक बार उद्देश्यों का निर्धारण हो जाने के बाद या उद्देश्यों की व्याख्या हो जाने के बाद, द ओनली जॉब ऑफ मैनेजर इज टू इंटरफेयर ओनली इन एडवर्स सिचुएशन भी, एक बार उनके उद्देश्य उनको समझा दिए, सबॉर्डिनेट को उनकी व्याख्या कर दी उनके सामने। उसके बाद प्रबंधक का कार्य क्या हो जाएगा भाई, प्रबंधक केवल तभी इंटरफेयर करेगा जब हमारे जो परिणाम वो क्या होंगे, एडवर्स होंगे भाई। ठीक है, जब हमारे परिणाम इच्छा अनुसार नहीं आएंगे तभी क्या करेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा उसमें। द सुपरविजन एंड कंट्रोल इज डन बाय द एम्प्लॉयज देमसेल्फ भी, तो जो पर्यवेक्षण और जो नियंत्रण है वो उसके द्वारा किया जाता है, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर भी। उसके बाद एडवांटेज क्या होता है भाई, जो फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल है इसकी एडवांटेज क्या क्या है। पहला है जो आपका डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट भी, तो जो सबॉर्डिनेट है ना, जो इंस्टे हैं, उनमें क्या होता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास का विकास होता है भाई, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है भाई। विहिंद ऑल द अथॉरिटी इन देयर वर्क पेट्रोमेंस इन गिवन टू द एम्प्लॉय, जब कार्य करने के जो सारे अधिकार कर्मचारियों को दे दिए जाते हैं, दे बिकम हैबिचुअल इन टेकिंग डिसीजन विच क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम भी। तो इससे क्या होता है भाई, इससे उनको निर्णय लेने के जब सारे अधिकार उनको दे दिए जाते हैं तो इसके अंदर उनके अंतर्गत आत्मविश्वास पैदा होता है। दे स्टार्ट डूइंग बेटर वर्क इन फ्यूचर, और वो भविष्य में बहुत अच्छा कार्य करना शुरू कर देते हैं। हाई लेवल मोटिवेशन भी, मतलब उच्च श्रेणी का जो है अभिप्रेरणा, उच्च श्रेणी की प्रेरणा। When the managers give the subordinate all the authority by showing full confidence, जब जो प्रबंधक subordinate को पूरे अधिकार दे देता है और वो पूरी जो विश्वास के साथ जो कार्य करते हैं, तो क्या होता है भाई, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंसर्न, तो उनको क्या लगता है क्योंकि वो जो है संगठन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो बड़े ही मोटिवेशन के साथ वो कार्य करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करते हैं। इन दिस वे दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ एंटरप्राइज बट आर द एंटरप्राइज इटसेल्फ भी, बल्कि उनको ये महसूस होता है कि वो इंटरप्राइजेज का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो खुद क्या है, इंटरप्राइजेज हैं, खुद ही उपक्रम है भाई। विद द वन सेट ऑफ दिस फीलिंग देयर इज नथिंग लेफ्ट इन देयर मोटिवेशन, तो इस प्रकार उनकी जो भावना है, उनकी जो फीलिंग है, उसको और किसी प्रकार की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती भाई। तो खुद को वो क्या कर समझते हैं, खुद को ही इंटरप्राइज समझते हैं भाई। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइज भी, तो एक उपक्रम का जो विस्तार या विकास करने में भी सहायक है भाई। द डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइजेज वेयर दिस लीडरशिप स्टाइल इज अडॉप्टेड इट इज इन इट्स क्लाइमेक्स भी, तो क्या है, एक जो हमारा जो उपक्रम है उसका यदि विकास करना है तो इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए भाई। इस प्रकार की जो नेतृत्व प्रणाली है ना आपकी, फ्री एंड लीडरशिप स्टाइल है, तो इससे क्या होगा भाई, जो संगठन का जो उपक्रम है जो उसका विकास भी होगा और उसका विस्तार भी होगा भाई आपका। उसके बाद द रीजन फॉर दिस इज द टाइम अवेलेबल विद द मैनेजर्स टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन भी, यही कारण है कि जो प्रबंधक के साथ क्या होता है भाई, संभावना होती है अपना विकास करने की और उसका
विस्तार करने की भी समय से। उसके बाद है डिसएडवांटेज क्या क्या हैं भाई इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, अवगुण क्या क्या हैं इसके। डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन भाई, मतलब जो है सहयोग में कठिनाई भाई, सहयोग में कठिनाई। सिंस देर इज़ नो क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय द मैनेजर्स एवरीबॉडी स्टार्ट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, क्योंकि जो प्रबंधक द्वारा उनका बड़ी नज़दीक से सुपरविजन या नियंत्रण नहीं किया जाता, इसलिए क्या होता है भाई, प्रत्येक जो है स्वतंत्र कार्य करता है। सम एम्प्लॉइज विद अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, तो कुछ जो कर्मचारी हैं उनका अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बिकम ए हार्डल इन द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अदर पीपल, बल्कि क्या करते हैं दूसरे लोगों के जो उद्देश्य हैं उनमें भी क्या है बाधक बनते हैं। सच पीपल डू नॉट वर्क देमसेल्फ, वो लोग न तो स्वयं कार्य करते हैं नॉर कैन दे सी अदर्स वर्क, और न ही दूसरों को कार्य करने देते हैं भाई। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द मैनेजर्स टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग देम, तो इस यहाँ क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है एक प्रबंधक को उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना भाई। उसके बाद है लेक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरल पोस्ट भी, तो जो प्रबंधकीय पद है ना उनका जो महत्व हो क्या होता है, कम हो जाता है भाई आपका, क्योंकि उनके दोनों ने अधिकार अपने पास नहीं रखे, किसको सौंप दिए, सबॉर्डिनेट को, तो उसकी वैल्यू जो होती है कम हो जाती है। इन दिस लीडरशिप स्टाइल द पोस्ट ऑफ मैनेजर इज रेंडर्ड दिस इम्पोर्टेंट बिकॉज ही डज नॉट मेक एनी प्लान, तो इस प्रकार के स्टाइल में क्या होता है, जो प्रबंधक होता है ना उसका महत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने योजना बता दी और टेक एनी डिसीजन एंड एक्सरसाइज एनी कंट्रोल, और फिर जो अपने जो निर्णय हैं लेने की जो पावर है वो किसको सौंप दी भाई, सबॉर्डिनेट को सौंप दी, तो अपने पास कुछ नहीं रखा, न वो निर्णय ले सकता है न उन पर कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद है आपका सूटेबल ओनली फॉर हाई एजुकेटेड एम्प्लॉय भी, ये किसके लिए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, जो ज़्यादा शिक्षित हैं उन्हीं के लिए उपयुक्त रहती है भाई। दिस स्टाइल इज यूजफुल ओनली व्हेन द एम्प्लॉयज इज फुल्ली एजुकेटेड, तो ये जो प्रणाली है ये स्टाइल जो वहीं पर उपयुक्त है जहाँ पे सभी कर्मचारी ज़्यादा शिक्षित हो। सो दैट वर्क कैन बी असाइन टू हिम विद फुल कॉन्फिडेंस, ताकि वो कार्य को अच्छी प्रकार से समझें और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ करें भी। दिस लीडरशिप स्टाइल इज नॉट सुइटेबल फॉर लीडिंग अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड पीपल, ये जो प्रणाली है ये जो अशिक्षित या कम शिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं रहती भाई। अब सुइटेबिलिटी दी गई है इसकी, देखिए उपयुक्त कहाँ रहती है, तो जो लेसिस फेयर या फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल है कहाँ उपयुक्त रहती है भाई, व्हेन द फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्स भी, जहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं वो जो ज़्यादा कुशल हों, ज़्यादा एक्सपीरियंस हों, ज़्यादा अनुभवी हों और ज़्यादा एजुकेटेड शिक्षित हों भाई आपकी, तो जहाँ पे फॉलोअर्स ज़्यादा कुशल अनुभवी और शिक्षित हो वहाँ पर उपयुक्त रहती है। व्हेन फॉलोअर्स हैव प्राइड इन देयर वर्क एंड दे ड्राइव इन सक्सेसफुली ऑन देयर ऑन भी, जहाँ पे जो फॉलोअर्स होते हैं ना वो कार्य को लेकर गर्व महसूस करें और क्या करें भाई, अपना कार्य मान के उसको सफलतापूर्वक पूरा करें भाई। आउटसाइड एक्सपर्ट सच एज स्टाफ स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट आर बीइंग यूज्ड, जहाँ पे क्या हो भाई, बाहर से जो है एक्सपर्ट हैं, जो अनुभवी हैं, जो स्टाफ स्पेशलिस्ट के लिए या फिर सलाहकार का प्रयोग होता हो भाई। फॉलोअर्स आर ट्रस्टवर्थी भाई, जो फॉलोअर्स क्या होने चाहिए, विश्वास पात्र होना जरूरी है भाई उनका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो आज का चैप्टर 7/4 यूनिट जो हमारी थी लीडरशिप की। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।